धन्यवाद। श्री विजेंद्र सिंह जी। आदरणीय सभापति जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। बहुत से वक्ताओं ने, सदन के वरिष्ठ सदस्यों ने अपने विचार साझा किए और खुशी इस बात की हुई कि सदन की कार्रवाई बहुत समय बाद बिना किसी व्यवधान के, बिना नारों के और पोस्टरबाजी के और बिना निरर्थक वॉकआउट्स के चली है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं कि जो 18वीं लोकसभा जब आएगी तो इस परिपाटी को आगे बढ़ाया जाएगा। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य बहुत विस्तार से, बहुत आंकड़ों का सहारा लेकर अपनी बात कह चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसमें कुछ नया या कुछ अनकहा जोड़ पाऊं। मुझे दिए गए समय में सिर्फ कुछ ही बिंदुओं पर केंद्रित रहूंगा। सभापति महोदय, सदन के दूसरी ओर से मेरे कई वरिष्ठ साथियों ने एक बात पर बहुत जोर दिया, दैट दिस गवर्नमेंट इज हाई ऑन सिंबॉलिज्म एंड लो ऑन सब्सटेंस। इसका यदि साधारण हिंदी अनुवाद करूं तो कुछ इस तरह से है कि इस सरकार में प्रतीकात्मकता की अधिकता है और सार या तत्व की कमी है। और उन्होंने विशेष तौर पर इस संदर्भ में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मेरी माटी मेरा देश, पंच प्राण, अमृत वाटिकाओं इत्यादि का वर्णन किया। मैं इनकी बात से सहमत हूं। मैं सहमत हूं कि ये सब अत्यंत प्रतीकात्मक चीज़ें हैं और मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहूँगा। कुछ और प्रतीकात्मक कृत्य आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। सभापति महोदय, पहला, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की 600 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा, लेकिन किस चीज़ का प्रतीक है? यह प्रतीक है इस विराट देश की अखंडता का, उस भारतीय गणतंत्र का जिसमें सामंतियों का, राजे रजवाड़ों का, जात पात और धर्म के ठेकेदारों का, विभाजनकारी और फिरका परस्त शक्तियों का कोई स्थान नहीं है। और इसी राष्ट्रीय अखंडता का अंतिम अध्याय लिखने का, जिसमें जम्मू कश्मीर से अंततः धारा 35A और 370 को निरस्त कर सही मायने में भारत को संगठित करने का। मुझे जानकर बड़ा हर्ष हुआ, हालांकि अब तो सारा विपक्ष का वो खाना खाली है वहाँ पे, लेकिन मुझे बड़ा हर्ष हुआ था जब कांग्रेस के लीड स्पीकर ने चाहे अनचाहे अपना उनका जो वक्तव्य था उसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाली तक का उन्होंने सोच रखी। इस संदर्भ में मुझे विश्वास है कि सरकार उनकी ये मंशा जल्दी पूरी कर देगी। सभापति महोदय, एक और प्रतीक का यहाँ जिक्र हुआ, सेंगोल का। सेंगोल जो कि न्याय और सुराज का प्रतीक है। दुर्भाग्यवश यह सेंगोल इस बात का भी साक्षी रहा कि जब पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसको जब औपनिवेशिक मानसिकता, कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकालकर नए ज़माने और नए भारत के परिवेश अनुसार न्याय प्रदान करने के 3 कानून इस सदन में लाए गए तो विपक्ष ने इस पर बहस से पल्ला झाड़ लिया। मैं इनको कहना चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ियाँ आपके इस गैर जिम्मेदाराना किरदार को हमेशा याद रखेंगी और सेंगोल उसकी याद हमेशा दिलाता रहेगा। ये इस सदन का एक इतिहास है जो रचा गया है। तीसरा प्रतीक जिसका मैं जिक्र करूँ, इंडिया गेट की छतरी के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित करना। यह भी प्रतीक है उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्हें इतिहास के पन्नों में उचित सम्मान नहीं मिला और इतिहास में उन्हें गायब करने का प्रयास किया गया। कहते हैं जो कौम अपना इतिहास भूल जाए, इतिहास उन्हें भुला देता है। यह प्रतीक है उस इतिहास को सदा याद करने का, सदा उसको याद रखने का। इसी प्रकार 26 जनवरी की परेड में महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता देना, यह भी प्रतीकात्मक है। प्रतीक उस नारी शक्ति का जिसका सही मायने में उदय होना अब शुरू हुआ है। सेना में महिलाओं को शामिल करना हो या संसद और राज्य की विधानसभाओं में 1/3 स्थान देने वाला कानून हो, यह सब मोदी जी की सरकार में ही संभव हुआ है। इसी संदर्भ में जिक्र किया गया महिलाओं के विरुद्ध अपराध और हिंसा, उस पर अंकुश लगे, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसके हम सब पक्षधर हैं और हम सब प्रयासरत हैं। लेकिन मेरा अपने प्रतिपक्ष के सदस्यों से यह अनुरोध रहेगा कि आंकड़ों की आड़ में छिपकर दलगत राजनीति के आधार पर इन अपराधों की गिनती गिनाना ना तो
तर्कसंगत है और ना ही शोभनीय है। इससे बचा जाए तो सबके लिए बेहतर है। चंद्रयान 3 का चांद पर पहुंचना भी प्रतीकात्मक है। यह प्रतीक है हमारे देश के साइंसदानों की कमर तोड़ मेहनत का, उनकी निष्ठा, उनके कौशल का, भारत को विज्ञान, खास तौर पर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों की कतार में खड़ा करने का। इसके लिए मैं सभी साइंसदानों को नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। एक और दिलचस्प प्रतीक का उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि वो अभी सामने आना है। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री जी यूएई के अबू धाबी में बने भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। क्या यह भारत और मिडिल ईस्ट के देशों के बीच बढ़ती घनिष्ठता का प्रतीक नहीं है? क्या यह उस हिंदू मुस्लिम नैरेटिव को धता नहीं बताता जिसे भुनाने में कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी और राजनीतिक दल हमारे देश में निरंतर लगे रहते हैं? इसके बारे में गहरा विचार करने की आवश्यकता है। G2 का कामयाब आयोजन हो या क्वाड हो या I2U2 या ब्रिक्स हो, सब में भारत की प्रमुखता है। पर्यावरण में कॉप समिट हो या यूक्रेन रूस का संघर्ष हो, दुनिया के हर पटल पर आज भारत की ओर आशा की नजरों से देखा जाता है। यह हमारी विदेश नीति की कामयाबी है, यह हमारे प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों का परिणाम है। इसके लिए हम सब उनके धन्यवादी। अध्यक्ष सभापति महोदय, एक दो बातें विपक्ष के साथियों ने कही जो मुझे बड़ी अटपटी सी लगी, हास्यास्पद भी थी। एक ने तो कहा कि अंग्रेजों के जाने के बाद से नई रेलवे लाइनें ही नहीं बिछी, उनका कोई विस्तार ही नहीं हुआ। बड़ा अजीब सा कथन था। अगर राष्ट्रपति जी का भाषण ठीक से सुना होता या पढ़ लिया होता तो पता चल जाता कि मोदी कार्यकाल में 25,000 किलोमीटर की नई लाइनें डाली गई हैं रेलवेज की, और करीब करीब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है इंडियन रेलवेज का। मैंने बल्कि 2 दिन पहले ही हमारे रेल मंत्री का बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने बताया कि भारत हर वर्ष स्विट्जरलैंड जितनी रेलवे लाइन बिछा रहा है। स्विट्जरलैंड में, पूरे स्विट्जरलैंड में जो रेलवे का जो जाल है वो करीब 5200 किलोमीटर का है, और पिछले कुछ वर्षों से भारत निरंतर 5000 से 5500 किलोमीटर की रेलवे लाइन इस देश में बिछा रहा है। और फिर ये कहते हैं कि वंदे भारत कौन से ट्रैक पे चल रही है। बड़ा अजब गजब सा कथन है, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाए। मैं सभापति महोदय उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता कि नेशनल हाईवेज अब 1.5 लाख किलोमीटर लंबे हो गए हैं, एयरपोर्ट्स 149 बन चुके हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 4.25 लाख किलोमीटर नई सड़कें बन चुकी हैं, इत्यादि इत्यादि। आप सब इसका रोजाना उपयोग कर रहे हैं और प्रत्यक्ष किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सभापति महोदय, करीब 31 करोड़ आयुष्मान कार्ड देश में बन चुके हैं। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा था कि उनके क्षेत्र में जब वो जाते हैं तो कुछ लोग जो इस सुविधा से वंचित हैं, उनका एक दुखड़ा वो रो रहे थे यहाँ पे। मैं उनको बताना चाहूँगा कि 80,000 करोड़ रुपए का लाभ करीब 6.25 करोड़ लोग आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हासिल कर चुके हैं। महोदय, 140 करोड़ का देश है, कुछ समय तो लगेगा इसको इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन पिछले 2 वर्षों में 17.25 करोड़ नए आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, और चालू वर्ष में 2023-24 में भी 7.5 करोड़ और नए कार्ड बन चुके हैं। कृपया समाप्त कीजिए। सिर्फ 2 मिनट लूंगा। कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए, यह हमारी सरकार का मूल मंत्र है। अंत्योदय हर कल्याणकारी योजना का उद्देश्य है, और यही आयुष्मान भारत PMJAY का भी ध्येय है। फिर जिक्र किया गया चीन के आक्रामक रवैये का। सभापति महोदय, 4 साल से हमारी सेना डटी खड़ी है बर्फीली पहाड़ियों में। पूरे एशिया में भारत एकमात्र देश है जिसने चीन से इस कदर लोहा लिया है और देश की संप्रभुता की पुरजोर तरीके से रक्षा की है। उस पर सवाल या निशान उठाना शोभा नहीं देता। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इस प्रकार के बयानबाजी से गुरेज करें। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, जिस प्रदेश से आता हूं, उसकी रीढ़ की हड्डी कृषि और फौज है। उस संदर्भ में मैं 2 चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगा, सरकार का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना चाहूँगा। PM किसान हो या कृषि बीमा योजना हो या हो करीब 14 फसलों को MSP पर खरीदना, ये सब अपने आप में बहुत सराहनीय कदम हैं, बहुत राहत इससे कृषक को मिली है। लेकिन कृषि के क्षेत्र को अब एक नई सोच, नई दिशा और एक नई शुरुआत की दरकार है, ताकि कृषि में
जो उसके स्ट्रक्चरल इश्यूज उत्पन्न हुए हैं उनको भी एड्रेस किया जा सके। दूसरा, अग्निवीर का मुद्दा। मेरा सरकार से विशेष तौर पर हमारे रक्षा मंत्री से और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि अग्निवीर का जो रेगुलर कार्डर में जाने का अनुपात है, जो प्रतिशत है, कृपया उसके बारे में आप ज़रूर पुनर्विचार करें, उसको बढ़ाया जा सके तो पूरा देश आपका इसके लिए आभारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल अंत में ख़त्म कर रहा हूं सर, मैं अपनी बात आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक का उल्लेख करके बंद करूंगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और 22 जनवरी को उसका प्राण प्रतिष्ठा, यह प्रतीक है उन करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का, सदियों से इतिहास के अंधकार में सिसकियां ले रही जनमानस की उस उम्मीद का, भारत के उस जीर्णोद्धार का जिसकी कल्पना पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों ने की, उस आत्मसम्मान और उस आत्मविश्वास का जिसने हजारों वर्ष से अपनी संस्कृति और सभ्यता को संजोए रखा। इसे कोई सदस्य अन्यथा ना ले। राम सभी के हैं, राम सब में है। आप सबको मेरी राम राम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।